हेलो बेटा, कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग पहुंच गए लेक्चर नंबर 8 पे, है ना। आज हम लोग पहुंच गए लेक्चर नंबर 8 पे, स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सब लोग जल्दी से जल्दी सेटल डाउन होइए। ठीक है। तो जिस बच्चे ने अभी तक हमारा एपेक्स मैथ जेई ऐप इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, वो जल्दी से जल्दी गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाके एपेक्स मैथ जेई ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, गूगल प्ले स्टोर पे एक साथ एपेक्स मैथ जेई लिखना है और अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। जैसे ही मोबाइल नंबर इंटर करोगे बेटा, आपको एक ओटीपी जनरेट हो गया। ओटीपी इंटर करने के साथ ही आप हमारे रेस्पेक्टिव कोर्स में एंट्री ले सकते हो, जिसके थ्रू आपको असाइनमेंट, डीपीपी और डिटेल में डाउट क्लासेस और लाइव क्लासेस मिलेगा। ठीक है, तो सेटल डाउन होइए। अभी तक हमने जो जो टॉपिक किया हुआ है वो सामने है। स्ट्रेट लाइन एक लेंदी सा चैप्टर है थोड़ा सा, तो इसका अपन डिटेल में एक एक चीज पढ़ रहे हैं। तो अभी तक मैक्सिमम टॉपिक लगभग 50% सिलेबस ऑलरेडी डन है हमारा। देखो ये सब सारे टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट है ना। ये सारे टॉपिक हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आज का जो टारगेट है हमारा, ये 4 टॉपिक आज कंप्लीट करने का टारगेट है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस, डिस्टेंस एंड पैरामीट्रिक ऑफ लाइंस, डिस्टेंस और पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन एंड एनालिसिस ऑफ टू लाइंस। ये 4 टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, कुछ पीवाईक्यू भी करेंगे और ये टॉपिक भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो उस तरह से आप लोग सेटल डाउन होइए पहले जल्दी से जल्दी। तो देखो, आज का जो अभी बहुत सारे टॉपिक हमारे ऑलरेडी पेंडिंग है। आप देख सकते हो ये सारे टॉपिक अभी और भी करवाने हैं, लेकिन 50% से ऊपर का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मतलब 3 से 4 लेक्चर में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो, तो फिर कुल मिला के है कि अब देखो, कल जो टॉपिक करवाया था परपेंडिकुलर फॉर्म वाला, उस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो करते हैं। जल्दी से जल्दी ट्राई कीजिए, 2 मिनट टाइम है आपके पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स। है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स ऑलरेडी गिवन है। एक बार सब लोग ट्राई करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मान लो ये लाइन है हमारा, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना गिवन है बेटा? 5 यूनिट्स। ये हमारा 5 यूनिट्स गिवन है, राइट। एंड द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एंड एंगल बिटवीन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर इज 30 डिग्री। ये वाला एंगल 30 डिग्री। और क्या चाहिए? अल्फा हमारा 30 डिग्री है और परपेंडिकुलर जो है ना, ये हमारा डिस्टेंस 5 यूनिट्स है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है बताओ? ये तो आता ही होगा सबको, जल्दी से करो, 2 मिनट टाइम है आपके पास, जल्दी से कीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता था? पी कॉस अल्फा प्लस, सॉरी, एक्स कॉस अल्फा प्लस एक्स साइन, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। याद आया? ये होता था ना इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखो, अल्फा के जगह पर 30 और पी के जगह पर 5 यूनिट्स है, तो हमारा ऑलरेडी आंसर आ जाएगा आसानी से। कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इक्वल टू पी बोले तो 5। और पी को हमेशा क्या बोला था आपको? पॉजिटिव ही रखना है, क्योंकि ये डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन। तो पी को ऑलवेज कीप पॉजिटिव, है ना। अल्फा अपने हिसाब से एंगल खुद ही बना लेगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो अपने आप कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव मिल जाएगा आपको। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? और अल्फा कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके 2 पाई तक। ये सारी बातें हमारी लास्ट क्लास में ऑलरेडी कंप्लीट है। बस एक छोटा सा क्वेश्चन करवाया ताकि बच्चे धीरे धीरे अपना सेटल डाउन हो जाए इसी तरीके से। खैर, तो कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो √3x/2 प्लस y/2 इक्वल टू 5। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे को बेटा क्या मिला? √3x प्लस y इक्वल टू 10। ये हमारा फाइनल आंसर आया, है ना। कितना आसान सा क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला के ऊपर लास्ट क्लास में करवाया हुआ है। खैर, आगे चले। अब अगला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, वो है एंगल बिटवीन द लाइन। एंगल बिटवीन द लाइन। अब देखो, एंगल बिटवीन द लाइन कैसे निकालेंगे? तो इसका एक बार गौर से देखना कि मान लो एक लाइन है इस तरीके से, एक इस तरीके से कि एक लाइन है हमारा कुछ ऐसा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सामने पड़ा हुआ है। एक लाइन ये है L1 और एक लाइन ये है L2, है ना। तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कौन सा है? इस लाइन का जो स्लोप है ना बेटा, वो स्लोप है मान लो θ1,
और इस लाइन का स्लोप, स्लोप ऑलवेज टेकिंग फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, तो इस लाइन का स्लोप है थीटा टू, है ना। अगर इस लाइन का स्लोप थीटा टू है तो एंगल बिटवीन द लाइन कौन सा है? एंगल बिटवीन द लाइन, अगर गौर से देखोगे तो तुम बोलोगे सर हमारे को सर दो एंगल दिखाई दे रहा है बिटवीन द लाइन, तो हम बोलेंगे कौन कौन सा दिख रहा है? तो तुम बोलोगे सर एक तो ये वाला, एक तो सर ये वाला दिख रहा है, और एक सर अगर ये है तो ये भी सेम ही है, और दूसरा सर एक ये वाला दिख रहा है ना। तो अगर ये थीटा है, मान लो ये वाला एंगल, एंगल बिटवीन द लाइन थीटा है, तो दूसरा एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला बाहर वाला, क्योंकि टोटल एंगल तो पाई है बेटा, तो ये एंगल पाई माइनस थीटा है। यानी पहली चीज, पहली पॉइंट तो यही है कि लाइन के बीच में दो एंगल बनते हैं, एक तो थीटा और एक पाई माइनस थीटा। एक्यूट के केस में अगर थीटा है तो ऑब्टयूज के केस में पाई माइनस थीटा है। यानी दो लाइन के बीच में दो एंगल फॉर्म ऑलवेज होते हैं, एक तो थीटा और दूसरा पाई माइनस थीटा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। यहां तक सही है क्या? यहां तक सही है। अब बोलोगे सर थीटा निकालोगे कैसे? तो बेटा गौर से देखो, अगर ये थीटा वन है और ये थीटा टू है, तो ये वाला एंगल बेटा कितना है? ये वाला एंगल कितना है? तो तुम बोलोगे सर टोटल पाई माइनस थीटा टू, है ना। तो टोटल, अगर मैं बोलूं कि टोटल इन ट्रायंगल ओ ए बी थीटा वन प्लस पाई माइनस थीटा टू प्लस थीटा इक्वल टू पाई होगा, तो पाई से पाई गया, तो हमारा को थीटा क्या आया? थीटा मतलब एंगल बिटवीन द लाइन क्या आया? थीटा टू माइनस थीटा वन। पहले बताओ ये समझ में आया? ये समझ में आया? ये क्लियर है क्या? नहीं आया क्या समझ? ये सही है। और ऐसे भी एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटरनल एंगल, वैसे भी कर सकते थे खैर, लेकिन ऐसे भी समझ में आ रहा होगा। खैर यहां तक क्लियर है क्या ये? अब हमारे को थीटा निकालना, तो ध्यान से देखो आपको क्या गिवन है। तो तुम बोलोगे सर दो लाइन जो गिवन है ना उसका एंगल गिवन है। सर आपको गिवन क्या होगा? दो लाइन अगर गिवन है तो उसका एंगल गिवन है। अगर दो लाइन गिवन है और उसका एंगल गिवन है, मतलब आपको एक तरीके से इस लाइन का कितना इंक्लिनेशन है? थीटा टू, तो इसका जो स्लोप होगा m2 वो क्या होगा? टेन थीटा टू। नहीं आया, है ना। इसका इंक्लिनेशन कितना है? थीटा वन, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा क्या होगा? m1 इक्वल टू टेन थीटा वन। आया ना समझ में? इसका इंक्लिनेशन कितना होगा? टेन थीटा वन। यहां तक सही है क्या? इसका सही है? यहां तक सही है। अगर ये टेन थीटा वन है तो मैं एक काम करता हूं, इसका टेंजेंट निकालते हैं, टेन थीटा निकालते हैं, क्योंकि थीटा कितना है? थीटा तो सर थीटा टू माइनस थीटा वन है, तो मैं इसको बोलता हूं टेन ऑफ थीटा टू माइनस थीटा वन। तो ये कितना हो गया? टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला वन प्लस टेन ए टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन बी। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर है क्या? अगर ये बातें सही है हमारी तो टेन थीटा, अब देखो टेन थीटा को हम लोग बोलते हैं स्लोप। स्लोप किसका? लाइन का। या समझ में आ रहा है? टेन थीटा को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्लोप किसका? लाइन का, है ना, जो एंगल बिटवीन द लाइन है। तो अगर टेन थीटा देखा जाए, अगर अब यहां से चलो केस बना लेते हैं, खैर यहां से पहले केस बनाते हैं। यहां पर देखना एक चीज गौर करना कि अगर मैं बोलूं आपसे, यहां पर देखो, अगर मैं बोलूं केस व्हेन L1 इज पैरेलल विथ L2, अगर L1 L2 दोनों आपस में पैरेलल है ना, तो दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। बात समझे नहीं आया? अगर दो लाइन जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो वो कितना एंगल बनाता है? 0 डिग्री। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो थीटा को क्या बोलोगे? थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यानी थीटा इक्वल टू 0। बात समझ में आई? टेन थीटा 0 हो जाएगा क्योंकि एंगल बिटवीन द लाइन 0 मिल जाएगा आपको। अगर थीटा 0 होगा बेटा तो टेन थीटा भी तो 0 होगा। फिर अगर टेन थीटा 0 हो गया तो इसको गौर से देखिए, अगर ये 0 हो गया तो 0 इक्वल टू टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन अपॉन वन प्लस टेन थीटा टू इंटू टेन थीटा वन। पहले बताओ ये समझ में आया? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, तो यहां से क्या मिला? टेन थीटा टू इक्वल टू टेन थीटा वन, है कि नहीं? यानी अगर एंगल बिटवीन द लाइन, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? सेम होगा। यहां तक समझ में आया नहीं आया? ये बातें समझ में आई? आगे चलें। अगला केस, अगला केस लो। कौन सा लोगे अगला केस? परपेंडिकुलर वाला। अगला केस क्या लोगे? परपेंडिकुलर वाला। तो अगला केस लेते हैं परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखो, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे
व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, व्हेन टू लाइन यानी L1 इज परपेंडिकुलर ऑन L2, यानी थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। अगर थीटा पाई बाय 2 है तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2। अगर थीटा पाई बाय 2 है तो टेन पाई बाय 2 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/0। तो यहां से हो गया टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2। बोलो सही है, ये ध्यान समझना, यहां तक सही है क्या। तो यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं तो टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये 0 इधर और ये पार्टी इधर। तो यहां से क्या बना बेटा, टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 इक्वल टू -1। बोलो सही है क्या, टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 इक्वल टू -1। यहां तक बराबर है, यहां तक देखो सही है क्या, आ रहा है समझ में। तो हम यहाँ पे दो केसेस बनाए हैं, अगर लाइन पैरेलल होगी तो उन दोनों के बीच का स्लोप सेम होगा, टेन थीटा 1 इक्वल टू टेन थीटा 2। अगर लाइन परपेंडिकुलर होगी तो उन दोनों के स्लोप का मल्टीपल -1 होगा। पहले ये दो बातें समझ में आई। इफ लाइन इज पैरेलल, इफ L1 इज पैरेलल टू L2, देन स्लोप ऑफ लाइन 1 इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 2। पहली चीज ये पढ़ा, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप 1 इंटू स्लोप 2 इक्वल टू -1। लेकिन ये चीज पर ध्यान रखना कि अगर, ये ध्यान से सुनना, कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो स्लोप हमेशा -1 हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है लेकिन दोनों के बीच का स्लोप -1 नहीं है, क्योंकि वाई एक्सिस का स्लोप तो नॉट डिफाइन है और एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है। बात समझ में नहीं आया। जैसे यहां पे इफ m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, देन दैट इंप्लाइज L1 इज परपेंडिकुलर ऑन L2, ये बिल्कुल 100% सही है। बट इफ L1 is perpendicular on L2, that not implies कि M1 into M2 always equal to -1। मैं always वर्ड यूज कर रहा हूं, not does not always, है ना, always M1 into M2 not equal to -1। इसके लिए हम लोग क्या लेके आ रहे हैं, y एक्सिस और एक x एक्सिस। x एक्सिस का स्लोप हमेशा थीटा क्या हो गया, इसका 0, यानी इसका स्लोप 0 और इसका क्या है 1/0। तो तुम कैसे बोलोगे -1 है, तो -1 तो होता ही नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो 100% दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगी। बात समझ में आई। लेकिन 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 अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो देर इज नो एनी श्योरिटी कि दो M1 इंटू M2 -1 होगा। ये श्योर नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में तो होता ही है, लेकिन कुछ केसेस में ये चीजें सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई एक्सिस के केस में देख लो, दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हुए भी दोनों का स्लोप, है ना, इक्वल टू -1 नहीं हो रहा है। आया समझ नहीं आया, ये यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है। अब यहां से एक चीज यहां तक क्लियर, यही बात को आगे थोड़ा सा तरीके से समझाया गया है। अब ये देखिए, ये भी वही चीजें हैं सारी, गौर से देखो। तो हमने क्या बोला कि लेट स्लोप ऑफ द लाइन विल बी M1 और M2, दिखाई दे रहा है ये वाला, स्लोप ऑफ द लाइन विल बी M1 और M2। यहां तक समझ में आया। इसका स्लोप M1 है और इसका स्लोप M2 है, ठीक ना। स्लोप ऑफ द लाइन विल बी M1 एंड M2। तो अगर ये M1 है बेटा, है ना, और ये अगर M2 है, तो एक एंगल एक्यूट वाला थीटा है तो एक एंगल ऑब्टूस वाला पाई माइनस थीटा है, तो टेन थीटा, यानी एंगल बिटवीन द लाइन या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। तो दोनों को बचाने के लिए खैर हमने मॉड लगा के बात करनी। तो देखो, इफ M1 इक्वल टू थीटा 1, M2 इक्वल टू टेन थीटा 2, देन टेन थीटा इक्वल टू, ये हमने प्रूफ कर रखा है, अभी जस्ट किया हुआ। दूसरा क्या है, इफ कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, अगर पैरेलल है तो टेन थीटा यानी एंगल बिटवीन द लाइन 0 होता है और M1 इक्वल टू M2 होता है। ये बातें भी हमारी हो रखी है। और अगर परपेंडिकुलर है तो M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 होता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो 100% गारंटी नहीं है कि M1 इंटू M2 -1 होगा ही। लेकिन इफ M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 है तो 100% गारंटी है कि भैया ये तो फिर परपेंडिकुलर ही है। बोलो सही है क्या,
बोलो सही है। अब इसको आगे कुछ, इसी को आगे अपन ले चलें, कुछ क्वेश्चन करें इस पे अब। तो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, अब एक एक क्वेश्चन करते हैं छोटा छोटा पहले, फिर मैं पहले बोल रहा हूँ जेई के क्वेश्चन आज हमने बहुत सारे करवाने हैं, कम से कम 7-8 क्वेश्चन आज हम लोग जेई के लेने वाले हैं। खैर आगे चलते हैं। जैसे अच्छा एक चीज और पहले ये भी कर लेते हैं। जैसे देखो जनरल फॉर्म हो गया ना, तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, पहले ये कर लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इसमें देखो क्या हो रहा है कि मान लो एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एक लाइन हमारा ये है। तो बताओ y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू होगा माइनस ए बाई बी वाई माइनस सी बाई ए। बोलो सही है क्या, यही होगा ना, माइनस माइनस बी वाई उल्टा लिख दिया, नहीं सॉरी, ठीक है, माइनस ए एक्स ना, यहां पर एक्स आएगा, माइनस ए बाई बी एक्स, माइनस ए बाई बी एक्स, माइनस का सी बाई बी, माइनस का सी बाई बी। खैर यहां तक आ गया। ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो इसको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा है। अब बताओ इसका स्लोप क्या है, इस लाइन का अगर स्लोप देखा जाए तो स्लोप क्या है, स्लोप बोलोगे सर माइनस ए बाई बी। मैं बोलूंगा ना एक तरीके से ऐसे ही याद रख ले, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। बोलो सही है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू कोफिशिएंट ऑफ अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, माइनस साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। यहां तक बराबर है क्या, यहां तक बराबर है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। खैर यहां तक तो मेरे हिसाब से सही है। अब आगे देखिए, अब आगे देखो, अगर ऐसा है तो अगर मैं दो लाइन ले लूं L1, मान लो A1 x है, B1 y है प्लस C1 है, और एक लाइन L2 A2 x है प्लस B2 y है प्लस C2 इक्वल टू 0 है। पहले बताओ यहां तक समझ में आया, दो लाइन ले लिया A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन हमने ले ली A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू 0। अगर ये दो लाइन लिया तो आप इसके हिसाब से बताओ कि पहले लाइन का स्लोप कितना होगा बेटा। पहले लाइन का स्लोप होगा सर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। दूसरे लाइन का स्लोप कितना होगा, m2 इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2, m2 इक्वल टू a2 अपॉन b2, और m1 इक्वल टू माइनस का a1 अपॉन b1। यहां तक समझ में आ गया। खैर यहां तक अगर सही है तो टेन थीटा कितना होगा, तुम बोलोगे सर टेन थीटा होता था मॉड के अंदर सर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, अभी किया था ना, टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो ध्यान से देखो, टेन थीटा इक्वल टू इसके हिसाब से क्या आएगा बेटा, माइनस A1 अपॉन B1 माइनस माइनस प्लस A2 अपॉन B2 अपॉन 1 प्लस, दोनों माइनस है, तो A1 A2 अपॉन B1 B2। पहले बताओ ये समझ में आया है ना। अब इसी को आगे ले चलते हैं, तो टेन थीटा हमारा आया, टेन थीटा इक्वल टू क्या आया बताओ, टेन थीटा आया सर माइनस ऑफ, माइनस सॉरी, टेन थीटा आया माइनस A1 अपॉन B1, टेन थीटा आया माइनस A1 अपॉन B1 प्लस A2 अपॉन B2 अपॉन 1 प्लस A1 A2 अपॉन B1 B2, है ना, ये आया हमारा। यहाँ तक सही है क्या, यहाँ तक सही है ना। अगर ये आया है तो फिर आगे A1 A2 पे हम लोग कंडीशन डालने वाले हैं, तो उसके लिए क्या करें, पहले एक सिंपल का फॉर्म करते हैं। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो क्या बनेगा बेटा, A1 B2 प्लस A2 B1 अपॉन B1 B2 प्लस A1 A2। हाँ यहाँ तक समझ में आया, ये हमारा टेन थीटा आ गया। चलो जो आना था आ गया। अब अपन यहां से अब कंडीशन बनाते हैं। अब देखो यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है ना, ये टेन थीटा आ गया क्योंकि B1 B2 कैंसिल हो गया एलसीएम लेने के बाद। खैर यहाँ तक सही है ना, यहाँ तक सही है। अब आगे क्या करेंगे,
अगर पैरेलल है, पैरेलल के केस में क्या होता था, पैरेलल अगर है तो थीटा 0 होता है। थीटा जैसे ही 0 हुआ, है ना, थीटा अगर 0 है तो मतलब टेन 0 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू -a1 b2 प्लस a2 b1, है ना, अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बनेगा, -a1 b2 प्लस a2 b1 इक्वल टू 0। तो यहां से हुआ a2 b1 इक्वल टू a1 b2। बोलो सही है ना, 0 के केस में। तो यहां से देखिए 1/a इक्वल टू b1/b2। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उसका कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है, एक्स और वाई का कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। तो एक चीज समझना, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैंने क्या बोला, अगर दो लाइन पैरेलल है सर तो a1/a2 और b1/b2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो एंड वाई के कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोले कि यार एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, और इसी के पैरेलल में कोई दूसरी लाइन है, इसी के पैरेलल में कोई दूसरी लाइन है जो किसी पॉइंट से गुजर रही है, इसी के पैरेलल में दूसरी लाइन है, तो जैसे सुनाई दिया ना कि इसी के पैरेलल में दूसरी लाइन है, तो यहां पे जब शॉर्टकट में अगर एज्यूम करना है, जब आपको बोल रहा है कि यार इसी के पैरेलल में दूसरी लाइन है, तो तुम दिमाग लगाओगे कि यार a1/a2, तो मैं क्यों ना a1x प्लस b1y, तो a1/a2, देखो a1/a1 इक्वल टू b1/b2, b1/b1 सेम है, यानी ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल तो है ही। बस किस में दिक्कत आएगी, लैम्डा, यहां पर लैम्डा मान लिया, ताकि अगर मेरे को, यानी अगर ऐसा सिचुएशन मानूंगा तो अगर ये लाइन L1 थी और ये लाइन L2 है, तो L1 इज पैरेलल विथ L2 तो बन ही जाएगा। यानी पैरेलल के केस में, पैरेलल अगर गिवन हो तो हमेशा एक्स और वाई के कोफिशिएंट को सेम माना करो, ताकि चीजें आसान हो जाए। अभी आने वाले टाइम में जब क्वेश्चन करेंगे तो तेरे को लगे हाँ यार ये सही तरीका बताया गया है ना, क्योंकि रेशियो ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई शुड बी सेम। बात समझ में आई ना, यहां तक क्लियर हो, ये ध्यान रखना, अभी आगे लिखवा भी दूंगा दोबारा। अगर परपेंडिकुलर का केस है, मान लो L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर है, अगर मान लीजिए L1 इज परपेंडिकुलर ऑन L2, तो इसको भी गौर से समझना। अगर परपेंडिकुलर है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 1/0, है ना, तो 1/0 होने से ये बनेगा a1 a2। ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर केस में यहां पर देख समझना एक बार, मैं छोटा सा लिखता हूँ, 1/0 हो जाएगा ना बेटा, तो 0 क्रॉस होकर न्यूमरेटर में चला जाएगा, है ना, और 1 न्यूमरेटर के पास आएगा, तो बनेगा a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। यानी परपेंडिकुलर का केस में ये बनता है। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0 होता है। इसको थोड़ा सा और लिबरेट करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a1 a2 इक्वल टू माइनस ऑफ b1 b2। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, माइनस ऑफ a1/b1 इक्वल टू b2/a2, b2/a2, है ना, अब इक्वल टू b2/a2। देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि अपनी आदत होती है a1/a2 बोलने की, b1/b2 बोलने की, है ना। तो सबसे अच्छा है परपेंडिकुलर केस अगर दिमाग में रखना है तो ये वाला कंडीशन याद रखो, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहां पर गौर से समझना, यहां पर अब अगर मान लो, यहां पर अब क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसी के परपेंडिकुलर, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसी के परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन है, तो अपने को क्या एज्यूम करनी चाहिए, तुम बोलोगे सर a1 a2 का जो प्रोडक्ट है ना वो माइनस का b1 b2 है, यानी, और दूसरी चीज a1 a2, तो इसका जो हम मानेंगे ना वो ध्यान रखना, b1x माइनस का a1y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ऐसे मानोगे b1x। अब देखो a1/b1, ध्यान से देख रेशियो बना के चल रहे हैं, a1/b1 इक्वल टू माइनस ऑफ, इक्वल टू a1/b1 इक्वल टू माइनस ऑफ b2, b2 कितना है, माइनस ऑफ
बात समझ में आ रही है? A1/B1 इक्वल टू A1/B1 इक्वल टू माइनस ऑफ B2, B2 मतलब नीचे वाला है ना, माइनस ऑफ A1/B1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो देखो गौर से, है ना, A1/B1, ध्यान से समझना, A1, अच्छा A1/B1 बताओ, A1/B1 ये हो गया, इक्वल टू माइनस ऑफ B2 चाहिए, तो B2 कितना है? B2 तो A1 है ना बेटा, B2 तो A1 है ना, माइनस ऑफ B2 क्या होगा? A1 होगा ना, तो माइनस ऑफ A1 अपॉन ये कितना हो गया? B1, तो B1 कितना है? ये आ रहा है, समझ नहीं आ रहा? तो देखो A1/B1 इक्वल टू A1/B1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? माइनस माइनस प्लस हो गया ना, बात समझ में आई? तो अगर परपेंडिकुलर का केस हो, ध्यान से, अगर पैरेलल हो तो ये मानोगे, अगर परपेंडिकुलर हो, जैसे A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 हो, तो परपेंडिकुलर केस में तुम क्या मानोगे? ये इसको दे दोगे, बात समझ में नहीं आया? तो B1x और ये वाला इसको दे दोगे A1y, प्लस का कुछ और मान लो C2 और माइनस साइन बीच में दे दो, बात समझ में नहीं आया? तो अगर परपेंडिकुलर केस हो तो एक लाइन, तो x और y का कोफिशिएंट को आप इंटरचेंज कर दीजिए, और जिसका परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर रहे हो उसमें y का कोफिशिएंट को माइनस साइन रख दो, है ना। ये अगर तरीका तुम अपनाते हो तो थोड़ी सी टाइम बचत हो जाएगी। वैसे तो ऐसे भी बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर ही तो बोला है, तो इसका स्लोप अगर मालूम है सर, है ना, इसका स्लोप मालूम है तो इसका स्लोप निकाल लूंगा, बात समझ में आई ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बैठाऊंगा तो यही फोटो जनरेट हो जाएगी। तो ऐसी बात नहीं कि ये याद ही रखना है, मतलब एक तरीका बताया गया है, अगर आप दिमाग को बैठा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कि बैठाया हुआ है तो समझ में भी आ रहा होगा। आया समझ में? यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो आगे चलें। अब आगे चलते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब देखो आगे, आगे कुछ क्वेश्चन देखें। बोला है फाइंड द पैरेलल, जैसे एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं। देखो यही चीज आपको बताई गई है यहाँ पे। ओहो, ये क्या है? पढ़ो। पैरेलल लाइंस के केस में यही चीज बताया गया ना, पैरेलल लाइंस, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ax प्लस b बाई प्लस c, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ax प्लस b बाई प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ax प्लस b बाई प्लस c इक्वल टू 0 इज ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा। देख रहे हो, पैरेलल है तो सेम, है ना, बिकॉज स्लोप विल बी सेम। क्यों होता है ये समझा दिया गया आपको। दूसरी चीज, द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो बी एक्स, ये वाली पार्टी इधर बी एक्स, और ये वाली पार्टी इधर ए एक्स, और बीच में माइनस साइन ए वाई, माइनस साइन प्लस का कुछ और मान लो लैम्डा इक्वल टू 0, ये एज्यूम करना है ना। बात समझ में आ रही है? ये दो बातें अगर दिमाग में बैठाते हो तो चीजें आपको सिंपल लगेगी, बस और कुछ नहीं होना, चीजें आपको सिंपल थोड़ी लगेगी। तो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये करो। क्वेश्चन है कि फाइंड पैरेलल टू द लाइन, अब ध्यान से देखना, फाइंड पैरेलल टू द लाइन, क्वेश्चन है फाइंड पैरेलल टू द लाइन, फाइंड पैरेलल लाइंस टू द लाइन, टू द लाइन x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, पासिंग थ्रू 1,2, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू 1,2, पासिंग थ्रू 1,2। अब देखो गौर से, अब तुम बोलोगे सर इसके पैरेलल आपको एक लाइन ढूंढना है। सपोज करो कि ये लाइन है x माइनस 2y, है ना, ये लाइन है, इसके पैरेलल कितनी लाइन होगी? अगर मैं बोलूं इसके पैरेलल कितनी लाइन होगी, बोलोगे सर इसके पैरेलल तो इनफिनाइट लाइन होगी, है ना। इसके पैरेलल कितनी लाइन होगी? तुम बोलोगे सर इसके पैरेलल में तो इनफिनाइट लाइन होगी, पता नहीं कितने लाइन बनेगी, तो किस लाइन का इक्वेशन बताएं? तो हम बोलेंगे यार एक चीज ध्यान से देखना, इसके पैरेलल में जितनी भी लाइन होगी सबका जो फोटो होगा, फोटो मतलब जो फॉर्म होगी वो कैसा होगा? जो भी लाइन इसके पैरेलल होगी वो सभी की फोटो होगी x माइनस 2y, यहां तक तो कोई चेंज करना ही नहीं है, प्लस का लैम्डा होगी। हम बोलेंगे हाँ यार ये शॉर्टकट सही है, जितने भी लाइन होगी, क्योंकि हर एक पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होगा,
a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होगा, तो हमने उस हिसाब से, क्योंकि जो भी कांस्टेंट हम निकल रहा है ना रेशियो वाला, कट कूट करके हमने लैम्डा को दे दिया, ये तू ही रख। आ रहा है समझ में? तो जितने भी होंगी अब, लेकिन हमने ये एक जनरल फॉर्म बना ली, जो भी इसके पैरेलल होगा उन सभी का एक जनरल फॉर्म ये वाला है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, वो लाइन बताओ। अब बहुत सारी लाइन है। अब बोल रहा है कि जैसे ऐसे सोचो ना यार, एक बिल्डिंग के अंदर 100 लोग रह रहे हैं या 50 लोग रह रहे हैं, तो उस बिल्डिंग में 50 लोग रह रहे हैं। अगर कोई बंदा आके बोले कि यार इस बिल्डिंग में जितने लोग रह रहे हैं, है ना, उसका मेरे को उस बंदे का नाम चाहिए, तो एक तो हुआ जनरल फॉर्म में सबको बताते चला गया। लेकिन अगर कोई नीचे गार्ड बैठा है, उसको आके बोले कि यार इस बिल्डिंग में जो 50 जने रह रहे हैं, उसमें से जो इंस्पेक्टर है ना उसको बुला के लाओ। अब उसका एक यूनिक चीज आ गई। क्या आ गई? कि इंस्पेक्टर होना चाहिए। तो ये दो या एक ही हो, यूनिक हो कोई। तो वैसे ही अगर इस लाइन के पैरेलल बहुत सारी लाइन होगी, तो मेरे को वो लाइन का इक्वेशन चाहिए जो पास हो रहा है कहां से, 1,2 से। वो लाइन का इक्वेशन चाहिए जो कहां से पास हो रहा है बेटा, 1,2 से। मतलब ये जनरल फॉर्म है। अगर मैं 1,2 से वो लाइन पास हो रही है, तो 1,2 इसको क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा, है ना। अगर 1,2 से मान लो ये लाइन है जो 1,2 से पास हो रही, तो 1,2 इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। बात समझ में आई? तो हम क्यों ना 1,2 यहाँ पुट कर दें, तो 1 माइनस एक्स पर 1 और वाई के यहाँ पर 2 पुट कर रहा हूं, तो 1 - 4 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 3। जैसे लैम्डा की वैल्यू 3 आई, तो मैंने इक्वेशन को, जनरल जो इक्वेशन था उसको हमने खट से पर्टिकुलर इक्वेशन में बदल दी, लैम्डा की वैल्यू पुट करके। तो वो इक्वेशन क्या मिला, x - 2y + 3 इक्वल टू 0। कितना आसान है। अगर आप ये जंक्शन मान लेते हो तो एक बार में आंसर निकाल लोगे, है ना। जो बच्चा फर्स्ट टाइम कर रहा है उसके उसको ये चीजें समझ में आ रही है कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। बोलो सही है क्या? आगे चलें। जैसे अगर मैं बोलूं फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, ये तो करवा दिया। अब एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन। जैसे अब देखो फिर से, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस पैरेलल टू 3x + 4y + 4 इक्वल टू 0, मेकिंग 24 यूनिट एरिया विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस। ओहो, ये क्या हुआ, मेकिंग विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस। अब देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 3x + 4y। अब देखो गौर से, अगर ये क्वेश्चन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 3x + 4y चाहिए। ठीक है सर, तो पहला काम तो x और y एक्सिस बनाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात किया हुआ है। तो ये हमारा x और y एक्सिस सामने पड़ा हुआ है। अब ध्यान से देख, और लाइन क्या है, लाइन है हमारा 3x + 4y + 4 इक्वल टू 0। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखना, 3x 4y इक्वल टू -4। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x/-4/3 प्लस y/-4/4 इक्वल टू 1। किसमें बदल दिया हमने, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो यहां से मिला x/-4/3 की चीजें थोड़ी सी हमारे को ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े, y/-1 इक्वल टू 0। यहां तक सही है। यानी जो फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, x एक्सिस को कहां पे कट करेगा, -4/3 पे, और y एक्सिस को कट करेगा -1 पे। तो पहले एक बना लेते हैं। तो मान लो ये वाला लाइन बनी जिसकी ये बात कर रहा है ना। ये पॉइंट है बेटा -4/3, 0, और ये पॉइंट है बेटा 0,1। चलो एक तो काम हो गया। अब बोला है कि भैया वो लाइन बताओ जो इसके पैरेलल है, और एरिया जो है ना वो 24 यूनिट्स बना रहा है विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना, विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अब तुम बोलोगे कि सर इसके पैरेलल है, तो देखो इसके पैरेलल यहां भी हो सकता है, और इसके पैरेलल इधर भी हो सकता है, इसके पैरेलल अंदर भी हो सकता है। तो अपन को कोई सियोरिटी नहीं है किधर लाइन बनेगी। तो अपन तो जानते हैं कि यार पैरेलल है। तो एक काम करते हैं, अभी किसी एक को तो मानना ही पड़ेगा, तो इसको मान लेते हैं। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या मानोगे, तुम बोलोगे सर इस लाइन का इक्वेशन मान लो सर 3x + 4y + λ इक्वल टू 0, क्योंकि पैरेलल है
तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाएगा। बोलो सही है क्या? यहाँ तक सही है? अगर ऐसी बातें हैं तो ये वाला पॉइंट कितना होगा? ये पॉइंट होने के लिए y को 0 होना पड़ेगा, तो y को 0 होना है तो y 0, तो x की वैल्यू माइनस लेमडा बाई 3, तो ये पॉइंट हो गया माइनस लेमडा बाई 3 कोमा 0। और ये पॉइंट कितना होगा? ये पॉइंट होगा a डैश बोल दो इसको और इसको b डैश बोल देता हूँ। ये पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 होने पे ये पॉइंट हो जाएगा 0 कोमा माइनस लेमडा बाई 4। चलो यहां तक तो आ गया यार, यहां तक सही है। यानी x एक्सिस पे अगर चलोगे तो माइनस लेमडा बाई 3 आएगा। ये वाला लाइन कितना है? माइनस लेमडा बाई 3। और ये वाला पॉइंट कितना है? माइनस का लेमडा बाई 4। बोलो सही है? ये दो चीजें समझ में आई, माइनस लेमडा बाई 3 और माइनस लेमडा बाई 4। अब एरिया निकालना है, और एरिया किसके बराबर करना है? एरिया हमारे को बराबर करना है किसके? एरिया बराबर करना है 24। तो एक चीज पढ़ा था तुमने, इफ एरिया इज गिवन देन ऑलवेज टेक प्लस माइनस साइन। क्योंकि दो केसेस बनेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? पीछे वाला भी केस ले लेंगे, हो सकता है उधर भी कोई केस बन रहा हो। ऐसा नहीं है ना कि यही स्पेसिफिक लाइन 24 यूनिट्स एरिया बना रही होगी। तो मैं एरिया वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं। एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस। बेस का लेंथ कितना है बेटा? लेमडा बाई 3। मैं तो लेंथ की बात कर रहा हूं ना, लेमडा बाई 3। और हाइट कितनी है? लेमडा बाई 4 इक्वल टू कितना है? 24। ठीक है, तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 24, यानी 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब इंटू 3। 24 लिखा ना हमने, फिर 2 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर। तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू क्या बना? यहां पर देखो 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब है ना, तो ये दोनों मिलकर 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। तो लेमडा इक्वल टू बना बेटा 2 इंटू 3 इंटू 2, और प्लस माइनस साइन के साथ, क्योंकि स्क्वायर था तो प्लस माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पर कितना आएगा? 4 3 12 दूना 24। तो लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 24। लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 24। तो भैया लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? या तो 3x प्लस 4y प्लस 24 ले लेना, तो आपको एरिया आपको 24 स्क्वायर यूनिट्स मिल जाएगा, या 3x प्लस 4y माइनस का 24 ले लेना। एक्चुअल में ये वाला उधर होगा, ये वाला उधर होगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव उधर होना चाहिए। खैर यहां तक समझ में आया नहीं आया? यहां तक क्लियर है ये? चलो आगे चलें, अब आगे चलें। ठीक है ना? चलो, तो इस पे बातें हमारी हो रखी है। और एक चीज और, यानी आपको क्या क्या बताया अभी तक, ध्यान से समझना। आपको बताया कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0 होता है ना? और दो लाइन अगर आपस में कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट, ये भी ध्यान रखना, विथ L2, तो क्या होगा? A1 अपॉन A2 कोइंसिडेंट, मतलब हर एक का रेशियो सेम होगा। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हमारे को दिमाग में रखना है। अब आगे चलें, अब इस पे क्वेश्चन देखो थोड़ा बहुत होगा तो वो करते हैं। जैसे ये वाला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन। कितना आसान है, पैरेलल टू द लाइन, इसके पैरेलल। तो अगर इक्वेशन ढूंढना ही है तो मैं क्या एज्यूम करूंगा? 3x माइनस 4y प्लस लेमडा इक्वल टू 0। क्योंकि पैरेलल के केस में तो रेशियो सेम होता है, x और y का कोफिशिएंट, है ना? पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,3। अब इसको हम स्पेसिफिक लाइन, ये तो जनरल फॉर्म हो गया, तो -2,3 से पास हो रहा है, तो -2,3 इसको सेटिस्फाइड करेगा ना बेटा। तो x के जगह पर अपन -2 पुट कर देते हैं। 3, -2 -4 इंटू 3 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, तो -6 -12 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो लेमडा इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 18, उधर जाके 18, तो यहाँ पर 18 चिपका दो, आंसर आ जाएगा, है ना? 18 चिपका दो, आंसर आ जाएगा। कितना आसान है, बिल्कुल लल्लू सा प्रॉब्लम है कि नहीं? ठीक है, आगे चलें। ये देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर बोला है इस बार। तो परपेंडिकुलर केस में क्या मानते हैं? ये वाली पार्टी इधर, ये वाली पार्टी इधर, और बीच में माइनस साइन, है ना? तो 2x माइनस 3y प्लस का लेमडा इक्वल टू 0। देखो, अब वो अगर कंसेप्ट याद है तब तो ठीक है, कोई स्लोप निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं तो आप क्या करोगे? इसका स्लोप निकालोगे, और आपको एक पॉइंट गिवन है ना? चलो वो भी तरीके से बताता हूँ, दोनों तरीके से बता देता हूँ, बात समझ में आई है? तो यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या है, यहाँ पर पॉइंट है हमारा 3,4, तो 3,4 इसको सेटिस्फाइड कर रहा होगा। तो 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया? 6
-12 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू 6 -12 मतलब -6, यानी उधर जाके 6। तो आंसर कितना आया 2x -3y, है ना, प्लस का 6 इक्वल टू 0। पहले बताओ ये समझ में आया, 2x -3y प्लस का 6 इक्वल टू 0। दूसरा तरीका क्या है कि लाइन हमारे को क्या गिवन है, लाइन हमारे को गिवन है सर 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसकी स्लोप बताओ। स्लोप हम बोलेंगे सर y इक्वल टू -3/2x प्लस, प्लस नहीं माइनस, -5/2। तो इसकी स्लोप तो सर स्लोप कितनी आई -3/2। स्लोप कितना आया -3/2। अब एक पॉइंट गिवन है तो क्या होता है स्लोप और पॉइंट फॉर्म में y - y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y - y1, y1 कितना है 4, m कितना है -3/2 x -3, 2y -8 इक्वल टू -3x प्लस 9, है ना। तो यहां से कितना आया, यहां से कितना आया m इक्वल टू -3/2। समझ में आ रहा है ये। इसका स्लोप देखना एक बार, सही आया क्या, स्लोप कितना है। द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू 3x प्लस 2y, तो y इक्वल टू माइनस 3/2x, y इक्वल टू -3/2x। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,4। ठीक तो है। तो y इक्वल टू -3/2x -5/2, m इक्वल टू माइनस का 3/2x। हाँ, तो y - y1 2y -8 -3x प्लस 9। ठीक है ना। तो यहां पर कितना आ रहा है 3x -2y इक्वल टू 17, और उधर 2x -3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 3 -3 इंटू 4 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो 6 -12 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू 6। तो एक लाइन ये आ रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,4। एक मिनट, passing through the point 3, find the equation of the line perpendicular to 3x plus 2y। ये सही है बिल्कुल, है ना, 3x plus 2y plus 5 equal to 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,4। तो इस लाइन का हमने स्लोप निकाला, इस लाइन का स्लोप निकाला, ठीक है ना। तो -3/2x -5/2, m इक्वल टू -3/2, और y - y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इधर 2x -3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो 2 3 जा 6 -3 इंटू 4, लैम्डा इक्वल टू 6। तो दो लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द, इसका आंसर देख लेते हैं, दोनों हो सकता है। यहां तक समझ में आया? आगे चलें, चलो अगला देखो एक बार, और एक दो क्वेश्चन करते हैं। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x - 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3, है ना। बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू x - 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट। परपेंडिकुलर बोला है, तो वापस से ये वाली पार्टी इधर और ये वाली पार्टी इधर, कोफिशिएंट, तो ये -7x -x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, -x नहीं -y इक्वल टू 0, है ना, -7x -y इक्वल टू 0। बोलो सही है। तो यहां से हमारा कितना आंसर है, और इसका x इंटरसेप्ट कितना है, x इंटरसेप्ट 3 है, यानी x जगह पर 3, x इंटरसेप्ट कितना है इसका 3 है, x इंटरसेप्ट 3 मतलब x, y क्या मिला आपको 3,0, यानी x जगह पर 3 चिपका दो, y की जगह पर 0 चिपका दो, तो माइनस का 21 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, लैम्डा इक्वल टू आ रहा है 21, तो लैम्डा 21 यहाँ चिपका दो, आंसर आ जाएगा। ठीक ना। और इसको अगर उस फॉर्म से करें, उस तरफ से करें, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 7y इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी y इक्वल टू -1/7x प्लस 5/7।
और अगर इसके परपेंडिकुलर है तो ये लाइन L1 है, तो अगर L1 इज परपेंडिकुलर ऑन L2 तो M2 ऑब्वियस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। M2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है कि नहीं। स्लोप ऑफ M2 7 हो जाएगा। और इंटरसेप्ट यानी एक पॉइंट आपको गिवन है 3,0, तो y माइनस y1 इक्वल टू 7 इंटू एक्स माइनस x1, तो ये हो गया y इक्वल टू 7x माइनस का 21, 7x माइनस का 21। देखो यहां पर तो आ रहा है y इक्वल टू 7x माइनस का 21, बिल्कुल सही है, और इधर भी वही आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर क्या लफड़ा था, फिर दोनों से तो सेम आंसर आ रहा है। यहां पर यहां देखना कौन सा क्वेश्चन था यार, ये वाला 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द, वहां पे आंसर आ रहा है ना दूसरे में, तो यहां पर 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, सही है ना। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,4, तो 2 3 जा 6 माइनस 12, तो लैम्डा इक्वल टू 6, और इधर 3x प्लस 2y, तो 2y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 5, तो माइनस 3x/2, तो स्लोप अगर -3/2 है, ओ हो, गलती देखो क्या थी यहाँ पर। गलती बेटा क्या है ना कि यहाँ पर देखो हमने स्लोप ये वाला उठा लिया है, स्लोप इसके परपेंडिकुलर वाला उठाना है ना। तो ध्यान से देखो, अगर इसका स्लोप ये है तो लाइन L2 जो है ना वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। इफ लाइन L2 इज परपेंडिकुलर ऑन L1, तो ये तो M1 है ना, तो M2 क्या होगा, 2/3 हो जाएगा। बोलो सही है, कैसे सर, क्योंकि अब आज ही बताया हूँ M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 वाला सिचुएशन से, ठीक है। अब एक लाइन L2 का ना आपको स्लोप मालूम है और एक पॉइंट मालूम है, तो y माइनस y1 बोले तो 4 इंटू m बोले तो लाइन L2 का 2/3, x माइनस x1 बोले तो x-3, तो यहां से कितना होगा बेटा 3y माइनस 12 इक्वल टू 2x माइनस का 6, तो यहां से कितना आया 3y माइनस 2x इक्वल टू 6 है ना। तो 3y, और अगर वैसे लिखा जाए तो सबको उधर भेज दो, तो उधर जाके 2x माइनस 3y प्लस का 6 इक्वल टू 0। देखो दोनों आंसर सेम आया कि नहीं आया, है ना। तो इसमें थोड़ा सा स्लोप निकालो, फिर एक और करो, और यहाँ पर डायरेक्ट अगर एजम्पशन मान लेते हो तो चीजें आसान हो जाएगी। बोलो सही है क्या, यहाँ तक समझ में आ रही है, चीजें सही है। यहाँ पर एक है ना, मिस कैलकुलेट हो गया, जैसे M1 था तो इसका परपेंडिकुलर स्लोप लेना है ना। यहाँ तक सही है क्या, आगे चलें। आगे देखो अगला, ये हो गया। अगला देखिए ये क्या है, इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए स्ट्रेट लाइन इज एट पॉइंट 3,-4, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज। अब हमारे को इसका एक ही तरीका, अभी उसी तरीके से कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, यहां से एक लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री यानी -3/4 है। ये पॉइंट कितना है 3, -4 है, यानी x पॉजिटिव y निगेटिव है, 3, -4, ठीक है ना, 3, -4। तो यहां पर देखो कुछ इस तरीके से बन रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये लाइन है हमारी, कोई भी पता नहीं कौन सी लाइन है, ये भी इक्वेशन नहीं मालूम है। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां पे गिरा है, 3, -4 पे बेटा, 3, -4 पे। खैर, if the foot of perpendicular from the origin to a straight line is at point 3, -4, then the equation of the line is, अब इसका इक्वेशन निकालना है, तो देखो इसका स्लोप पहले निकाल लो। इसका स्लोप कितना होगा, ओपी का स्लोप ऑफ ओपी का स्लोप कितना होगा बताओ। ओपी का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ ओपी कितना होगा, y2 बोले तो 0 -4 यानी प्लस का 4, और x2 माइनस x1 यानी -4/3। अगर स्लोप ऑफ ओपी -4/3 है तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर स्लोप ऑफ लाइन इंटू स्लोप ऑफ ओपी इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो ml इंटू -4/3 इक्वल टू -1 है, तो माइनस माइनस कैंसिल होके सर m ऑफ लाइन यानी स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू 3/4 आया। हम लोग ठीक है, अब इसका स्लोप मालूम है और एक पॉइंट मालूम है, तो y माइनस y1 यानी -4 इक्वल टू स्लोप मतलब 3/4
x माइनस एक्स वन बोले तो x माइनस थ्री, तो ये कितना होगा 4y प्लस का 16 इक्वल टू 3x माइनस का 9। बोलो सही है क्या? तो यहां से कितना आ रहा है ये 3x माइनस 4y इक्वल टू 25। ये आंसर आया, ये आंसर आया। बोलो बराबर है। आगे चलें अब। आगे देखिए एक और क्वेश्चन ये वाला है तेरे सामने। ये वाला बताओ कैसे करोगे। द लाइन x दिस एंड 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है बेटा, है ना। 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर इफ, बताओ कंडीशन। 2 मिनट टाइम लो, जल्दी से सॉल्व करो। याद है परपेंडिकुलर कंडीशन हमने करवाया था। परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है बताओ। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या बनता है, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। याद आया? याद है ना। a1 अगर दो लाइन a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 L1, और एक लाइन L2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर ये दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन बनता है, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। यही कंडीशन बनता है ना। a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0, ये वाला कंडीशन लगा लेते हैं। तो इसको देख के बताओ a1 कितना है, पहले फोटो तो सही है, तो a1 कितना है यहाँ पर 1। a1 कितना है 1, है ना। a1 इक्वल टू 1। a2 कितना है बेटा, a2 कितना है, a2 उस लाइन से ना, a2 कितना है 2। b1 कितना है, b1 है हमारा a-1, और b2 कितना है ए स्क्वायर। तो a1 a2 यानी 1 × 2, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। तो a1 × a2 यानी 1 × 2 कितना होगा 2, प्लस b1 × b2 यानी a-1 × a स्क्वायर इक्वल टू 0। b1 b2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक ऊपर कंडीशन बतानी है ना, आर परपेंडिकुलर इफ। ठीक है भाई। तो a³ माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल टू 0, ये आया। और चूंकि ऑप्शन का है तो एक बार a इक्वल टू 2 पुट कर लो, तो 2 तो नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, -1 पुट करना। -1 आ रहा है क्या, -1 भी नहीं आ रहा, है ना। a³ माइनस ए स्क्वायर, है ना। इसको एक बार सॉल्व करो सब लोग। हाँ ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, a1 a2 प्लस b1 परपेंडिकुलर है तो बिल्कुल सही है ना। 2x प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2 × 1 × 2 a1 a2 प्लस a-1 × a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करना है अब। तो यहां से एक कंडीशन बना के द लाइन इतना इतना परपेंडिकुलर, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ए स्क्वायर यानी इसमें ए वाला कोफिशिएंट नहीं है ना, ए का कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका पर a³ माइनस ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करो। है ना, क्यूबिक की इक्वेशन है। कोशिश करो कि आंसर से हिट एंड ट्रायल कर लें। a³ माइनस ए स्क्वायर यानी आ रहा है क्या ये, a³ माइनस ए स्क्वायर, शायद आंसर आ रहा है a³ माइनस ए स्क्वायर, a इक्वल टू -1 चिपकाओ ना इसको। क्यूबिक की इक्वेशन को, है ना। तो -1 का क्यूब कितना होगा -1, फिर माइनस ए स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा। आ तो रहा है यार कितना आसानी से, है ना। तो a इक्वल टू -1, तो a इक्वल टू -1 ऑप्शन डी है कि नहीं। यहां तक समझ में आया, a इक्वल टू -1 ऑप्शन डी है इसका। आगे चलें अब। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज स्लोप आर 1/2 3। बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन आ रहा है अभी, है ना। तो एक स्लोप m1 है, मान लो m1 कितना है 1/2। m1 इक्वल टू कितना है बेटा, m1 मान लो 1/2,
और m2 कितना है, m2 हमारा 3 है, तो एंगल बिटवीन द लाइन तो टेन थीटा, तो मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना। तो यहां से क्या लिखोगे, 1/2 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू 3, तो ये हो गया 1 माइनस 6 यानी -5, -5/2 और 2 प्लस 3 यानी 5/2, तो यहां से कैंसिल, तो ये हो गया -1, मॉड से बाहर आके 1, तो टेन थीटा, थीटा कितना मिला 45 डिग्री। अगर दो लाइन है जिसके बीच का स्लोप 1/2 एंड 3 है, तो उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसका क्या होगा, एंगल 45 डिग्री होगा। खैर, अब कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, इसका स्लोप निकाल लो, y इक्वल टू कितना होगा, √3x+1, तो इसका स्लोप तो सर m1 मान लो √3 है, इसका y इक्वल टू x+2, तो इसका स्लोप m2 कितना आया 1, तो एंगल बिटवीन द लाइन यानी टेन थीटा कितना होगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से, है ना। मैं तो अब फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि अब ये आसान है ना, यहाँ से अब जल्दी से निकले अपन, नहीं तो बहुत टाइम लग रहा है ऐसे। तो यहाँ पे तो ये कितना हो गया, रेशनलाइज कर लो, तो √3 - 1 इंटू √3 - 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a+b, तो ऊपर वाली फोटो कितनी बनी, 3 + 1 - 2 √3, और नीचे वाली फोटो 3 का स्क्वायर मतलब 3 - 1 मतलब 2, है ना। तो इसको देखोगे तो 4 - 2 √3 है, 4 - 2 √3 और 2 भी दे दो तो 2 - √3, बात समझ में आई, 2 - √3, ये पॉजिटिव है तो मॉड से बाहर निकाल दिया, तो थीटा कितना बना बेटा, tan इनवर्स 2 - √3, बस ये आंसर आ गया, है ना, ये आंसर आ गया। आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, क्लियर है, ये फॉर्मूला लगाया बस। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ये वाला होमवर्क में करके ले आना। इफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, दो पॉइंट गिवन है, उसका स्लोप निकाल लोगे, एंड परपेंडिकुलर टू दिस, है ना, कंपेयर कर लेना, देन फाइंड ए कहाँ पर, यहाँ पे है, ए के रूप में एक स्लोप निकाल के और इसके स्लोप का दोनों का मल्टीपल -1 के इक्वल कर दोगे, आंसर आ जाएगा, है ना। बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है। आगे देखिए अब यहाँ से, अच्छा अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये है जेई का, जेई 2024 का, ध्यान से देखो, बोला क्या है, लेट टू स्ट्रेट लाइन, लेट टू स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द, लेट टू स्ट्रेट ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन ओ इंटरसेक्ट द लाइन 3x + 4y = 12 at the point P and Q such that triangle OPQ is an isosceles triangle and angle POQ = 90 डिग्री। पहले तो बेटा टाइम लो 1 मिनट और डायग्राम बनाओ, फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो तुम देखना कि सही बनाए कि नहीं बनाए, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डायग्राम। अगर आप डायग्राम प्रॉपर बना पा रहे हो तो सोचो आपका काम ऐसे ही 70% हो गया है। तो एक बार इसको पढ़िए और 1 मिनट या 1.5 मिनट टाइम लो और एक प्रॉपर सा डायग्राम बना के देखो कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा डायग्राम, इसका क्वेश्चन को पढ़ के। चलो जल्दी से ट्राई करो एक बार क्वेश्चन को पढ़ के कि आपको डायग्राम बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे, ठीक है ना, ट्राई करो एक बार। हाँ बनाए, उम्मीद है बना लिया होगा। एक बार मिलाना, लेट टू स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ओ इंटरसेक्ट द लाइन 3x + 4y = 12। तो देखो कुछ ऐसा बन रहा है क्या, इसका स्लोप हो गया निगेटिव, यानी कुछ तरीके से लाइन ऐसी बनेगी, है ना। तो पॉइंट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका इंटरसेप्ट कितना है बेटा, पुट x = 0 तो y = 3, तो ये वाला तो 0,3 है, और ये वाला पॉइंट कितना है, ये पॉइंट हो गया, x = 0 पुट करो, तो x = 0 पुट करेंगे, y = 0 पुट कर रहे हैं ना, तो x = 4 आ रहा है, नहीं तो आइसोसेलेस तो परपेंडिकुलर ही बन जाएगा, फिर तो लफड़ा ही खत्म हो गया सारा क्वेश्चन का,
है ना, आइसोसेलेस बोला है। तो पुट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, x इक्वल टू 0 पुट करने पर y की वैल्यू आ रही है 3, है ना, तो ये तो 0,3 है। और y इक्वल टू 0 पुट करने पर x की वैल्यू आ रही है 4, तो ये पॉइंट है 4,0, ये है 4,0। बोलो सही है। यानी आइसोसेलस बन तो बनेगा, लेकिन कोऑर्डिनेट के साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ नहीं बनेगा। ये बात समझ में आई। तो ये 0,3 और ये 4,0। बहुत लोग सोच रहे हैं सर ऐसे बनेगा एक दो परपेंडिकुलर, ये नहीं है। खैर अब आगे पढ़ते हैं। एट द पॉइंट पी एंड क्यू लेट टू स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉन किया गया है एट द पॉइंट पी एंड क्यू। पी एंड क्यू और कुछ खास तरीके से ड्रॉन किया हुआ है पी एंड क्यू, सच दैट ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस, मतलब ओ पी क्यू आइसोसेलेस हो। तो एक देखो पी मान लो ये है और एक क्यू पॉइंट ये है। क्यों सर, क्योंकि 90 डिग्री आपको बनाना है ना, 90 डिग्री भी जनरेट करना है। तो 90 डिग्री ये नहीं है तो 90 डिग्री ये है हमारा। आया समझ नहीं आया? क्योंकि क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला तो 90 डिग्री बना नहीं ना, क्योंकि ये वाला लेंथ 3 यूनिट्स है और ये वाला लेंथ 4 यूनिट्स है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। बात समझ में नहीं आया? तो हमने पी और क्यू ऑब्वियस है अलग अलग कोऑर्डिनेट में बनेगा। तो अगर ये 90 डिग्री है, चूंकि आइसोसेलेस है, मतलब दो साइड सेम है तो दो एंगल भी सेम होंगे। तो ये एंगल 45 हो गया, तो ये भी एंगल 45 हो गया। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया है ना? फिर से एक बार ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये दिखाई तो दे रहा है ना प्रॉपर? एक बार बड़ा सा डायग्राम बनाऊं, देखो फिर से समझना। ये इसी को दोबारा बना रहे हैं, सेम डायग्राम दोबारा बना रहा हूं, ध्यान से देखो। हुआ क्या है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, बात समझ में आई? एक ट्रायंगल बनाना है हमारे को विद द लाइन, कुछ इस तरीके से मान लो एक ट्रायंगल बना रहे हैं हम लोग, है ना। ये पॉइंट हमने निकाला था अभी 4,0 और ये पॉइंट है 0,3। चूंकि ट्रायंगल आइसोसेलेस है ना, तो ओरिजिन से अगर यही हो जाता है आइसोसेलेस, तो ओरिजिन से ये पॉइंट पी हो जाता, ये पॉइंट क्यू हो जाता। लेकिन ऐसी चीज हुई नहीं, क्योंकि लेंथ सेम है नहीं। बात समझ में आई नहीं आया? अब हमारे को दो पॉइंट इस लाइन के ऊपर कंसिडर करना है, तो हमने बोला ठीक है यार, दो पॉइंट कंसिडर करना है इस तरीके से कि वो ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाए। तो ये हो गया हमारा P और ये हमारा हो गया Q, और ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री, चूंकि आइसोसेलेस है तो दो साइड अगर सेम है तो दो एंगल भी सेम होंगे। तो ये 45 है तो ये भी 45 है। पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया ये? अगर यहां तक बातें सही है तो अब टारगेट क्या है? टारगेट बोला है कि इफ L इक्वल टू ओपी स्क्वायर, इफ L इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू ओ स्क्वायर, मतलब अगर मैं बोलूं साइड, साइड तो ये लेंथ मान लो a है, ये लेंथ अगर a है और चूंकि आइसोसेलेस है तो ये भी लेंथ a है। अगर ये और ये a है तो ये वाला लेंथ 90 डिग्री के कारण पाइथागोरस लगाया तो ये लेंथ √2a है। तो बताओ यहां तक समझ में आया सारा कुछ? ये लेंथ √2a है। खैर यहां तक अगर सही है बेटा, अगर यहां तक सही है तो हमसे पूछा है ओपी स्क्वायर, तो ओपी कितना है? ओपी है a, तो यानी a स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू कितना है? पी क्यू भी, पी क्यू है √2a, यानी ये हो गया 2a स्क्वायर, और क्यू ए वापस से a है यानी a स्क्वायर, यानी मेरे को 4a स्क्वायर पूछा है। बोलो सही है क्या? यानी मैं a की वैल्यू कहीं से निकाल के इसको दे दूं बस, है ना, उसको 4 से मल्टीप्लाई करके अपन निकालेंगे। नहीं नहीं, आगे और है, देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन l। ओके, तो इसको बस ग्रेटेस्ट इंटीजर में एंट्री करवा देंगे, जो आंसर आ जाए वही हमारा आंसर है। टारगेट, ये पहला चीज तो क्वेश्चन को डिकोड कर लिए। अब टारगेट कैसे पहुंचेंगे? तो देखो मेरे को क्या काम है सर, अपना काम है कि कैसे भी करके ये ए निकल के आ जाए, कैसे भी करके ये वाला ओपी का लेंथ निकल के आ जाए। बोलो सही है? अब बोलोगे सर ओपी का लेंथ निकालना है, तो अपन एक काम कर सकते हैं क्या? अपन एक काम कर सकते हैं क्या? अगर ये पी पॉइंट मेरे को मालूम हो जाता, मान लो ये पी पॉइंट एच कोमा के फिलहाल, और ओरिजिन का पॉइंट 0,0 तो मालूम है। अगर पी पॉइंट मालूम हो जाए तो मैं सीधा ओपी का लेंथ बता सकता हूं। बोलो समझ में आया? अगर पी पॉइंट मालूम हो जाए तो हम ओपी का लेंथ बता सकते हैं। यहां तक क्लियर है क्या? बोलोगे हाँ जी सर। अब टारगेट हुआ कि सर पी पॉइंट कैसे निकाले, तो मैं बोलूंगा अच्छा पी पॉइंट के लिए एक काम करते हैं, पी पॉइंट के लिए काम करते हैं। आपको अगर ओपी का स्लोप मालूम हो जाए, पी पॉइंट के लिए ध्यान से देखना, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। अगर पी पॉइंट के लिए मैं ओपी का स्लोप कहीं से निकाल के ले आऊं, तो स्लोप के रूप में, क्योंकि इसका y इंटरसेप्ट 0 है, तो स्लोप के रूप में ओपी के लाइन का इक्वेशन जनरेट हो जाएगा। अगर ओपी का स्लोप कहीं से मिल जाता तो, अगर ओपी का स्लोप मान लो एम आया, ओपी का भी स्लोप चलो कंसीडर करते हैं कि इसका स्लोप एम आया, अगर इसका स्लोप एम है तो y इंटरसेप्ट चूंकि 0 है, y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? ओपी ओरिजिन पे ना, मतलब 0 है,
तो इसका इक्वेशन कैसा बनेगा, बहुत अच्छी सी फोटो बनेगी mx, ये मानते हो ओपी का जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा y इक्वल टू एम एक्स। अगर इसका स्लोप मिल जाता ना तो इसकी इक्वेशन मिलती y इक्वल टू एम एक्स, और m की वैल्यू 1 2 3 जो भी होता आएगा अभी। यहाँ तक सही है? अगर ये सही है तो ये वाली इक्वेशन और जो लाइन गिवन है, ओपी वाली इक्वेशन और जो लाइन गिवन है, दोनों का जो इंटरसेक्शन है ना सर, वही पी पॉइंट है। बस समझ में आई? और जैसे ही पी पॉइंट आया अपन तो खुश हो गए कि ओपी का लेंथ निकल के सामने आ जाएगा। बात समझ में आई? तो हमारा टारगेट अब क्या हो गया, टारगेट हुआ कि सर कैसे भी करके पहला टारगेट कि स्लोप ऑफ ओपी बताओ। अब स्लोप ऑफ ओपी के पास कैसे पहुंचे, तो उसके लिए क्या गिवन है, आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है, मतलब इसका स्लोप गिवन है। अगर लाइन गिवन है तो स्लोप तो गिवन है ही। खैर, दूसरी चीज, ये लाइन ओपी लाइन और गिवन लाइन के बीच का एंगल 45 डिग्री मालूम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज जानकारी है इसमें। तो अपन एक काम करते हैं, है ना, ये लाइन है ना ओपी, यानी एंगल बिटवीन, या एंगल बिटवीन द लाइन ओपी एंड गिवन लाइन कितना है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। तो ओपी का स्लोप मान लेते हैं, ओपी का स्लोप कितना एम है, तो 1045 इक्वल टू एम मान लिया स्लोप, माइनस एम माइनस स्लोप ऑफ लाइन। इसकी स्लोप कितनी है बेटा, अगर ये लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 है तो स्लोप ऑफ लाइन कितना होगा, स्लोप ऑफ लाइन -3/4, -3/4 होगा। बोलो सही है क्या, इसका स्लोप तो -3/4 होगा। तो m माइनस ऑफ -3/4 अपॉन 1 प्लस m इंटू -3/4। पहले बताओ ये समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बात समझिए। पहले हम ऐसा स्लोप क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि स्लोप निकलेगा तो ओपी का इक्वेशन जनरेट हो जाएगा, ओपी का इक्वेशन जनरेट हो जाएगा तो दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम पी पॉइंट निकाल लेंगे, और पी पॉइंट जैसे निकाल लेंगे तो ओपी का डिस्टेंस मालूम हो जाएगा, और डिस्टेंस मालूम मतलब ए मालूम हो गया, ए हो गया तो सीधा इधर पहुंच गया। टारगेट समझ में आ रहा है सारा कुछ? तो इसको सॉल्व करो एक बार, तो 1045 1 हो गया, तो यहां पर m 4m प्लस का 3 अपॉन 4 माइनस 3m, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 माइनस 3m इक्वल टू 4m प्लस 3। तो यहां पर कितना हुआ, 4m प्लस 3m 7m इक्वल टू 1, तो m इक्वल टू बेटा 1/7 आया। देखो मॉड लिया है, दो केस बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। यानी ऊपर वाला स्लोप अगर पॉजिटिव है, अपने को दिख रहा है ऊपर वाला स्लोप पॉजिटिव है और नीचे वाला स्लोप निगेटिव आएगा, है ना। मॉड को अगर दो केस बना के रखोगे तो एक पॉजिटिव आएगा और एक निगेटिव आएगा, तो इधर सा ए क्यू का इंटरसेक्शन पॉइंट तुम ढूंढ सकते हो, है ना। तो अपन पॉजिटिव वाला कंसिडर किए, ध्यान रखना। तो एम की वैल्यू 1/7 आई, तो हमारा जो इक्वेशन बना है ना ओपी का, वो क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ ओपी क्या बनेगा बताओ, इक्वेशन ऑफ ओपी क्या बनेगा, एम इक्वल टू अगर 1/7 आया है तो इक्वेशन ऑफ ओपी क्या बनेगा, तो y इक्वल टू 1/7x, y इक्वल टू 1/7x, ये इक्वेशन ऑफ ओपी बना। अब ध्यान से देखो, ये O है, ये पॉइंट P है, और ये इक्वेशन है y इक्वल टू 1/7x, और ये वाला लाइन है ना, ये ओरिजिन है। मेरे को तो ओपी चाहिए ना, इसी को a बोल रहे हो ना तुम। और ये जो लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन कितना है, ये लाइन का इक्वेशन है हमारे पास, ये लाइन का 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो इस लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, है ना। तो दोनों को सॉल्व करते हैं बाय सॉल्विंग, है ना, बाय सॉल्व इक्वेशन 2 1 एंड 2, है ना। तो दोनों को सॉल्व करते हैं बाय सॉल्विंग 1 एंड 2, बाय सॉल्विंग 1 एंड 2, है ना। तो यहां पर कितना आएगा, 3x प्लस y के जगह पर लिख देता हूं 1/7x इक्वल टू 12। तो 7 3 जा 21 प्लस 4 25x अपॉन 7 इक्वल टू 12। तो कितना आ गया यार, x इक्वल टू 1284 अपॉन 25। अजीब सा डेटा आ रहा है, क्या करोगे, आ रहा है तो आ रहा है। x इक्वल टू, यानी इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है 84/25। और y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, y कोऑर्डिनेट कितना इधर ही है सामने। तो y इक्वल टू कितना आया, y इक्वल टू आया x अपॉन 7, तो यानी 84 इंटू 25 इंटू 7, यानी 84 अपॉन 25 इंटू 7 कितना हो गया 175। बहुत डेटा अजीब सा है ना। यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक सही है?
तो आगे चलें, 84/25 और इसका बना 84, 12×7=84, ये कैंसिल हो रहा है शायद, ये कैंसिल हो रहा है, चलो ये कुछ तो राहत हुई। 12/125, 12/25 ये आया है ना, कुछ तो राहत है। 12/25। अब ओपी का डिस्टेंस, क्योंकि हमारे को तो ए चाहिए, तो ए इक्वल टू क्या है, ओपी। तो ओपी स्क्वायर में x2 - x1 यानी 84 माइनस बाई 25 का होल स्क्वायर, क्योंकि वो तो जीरो है, प्लस 12/25 का होल स्क्वायर। तो बाहर में देखो 25 आ जाएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर दोनों में है, और ऊपर 84 का स्क्वायर। 84 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 84 का स्क्वायर 100 बेस मेथड, मेरे को तो शॉर्टकट में 84 100 से कितना छोटा है, 16, तो इसको 16 कम कर लो, और तो 16 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 84 माइनस 10 74, ये 74 माइनस 6, या डायरेक्ट ही कर लेते हैं, कैलकुलेटर कहाँ है, 84 का स्क्वायर 7056, हाँ 7056 प्लस 144, तो कितना हो गया, 6×4 = 10, 5×4 = 9, 10, और 70 6×4 = 9, 10, 5×9 = 10, 70 × 1 = 71/25, है ना, 7100 अंडर रूट में है ना। इसका एक 7056 प्लस 144, 6×4 = 10, 5×9 = 10, 1 मिनट बेटा 1 मिनट, इसको ना कैलकुलेटर से करना पड़ेगा सही से। हाँ कितना आया, 84 इंटू 84, 7056 जोड़ 144, फिर अंडर रूट 7100, है ना, तो ये आएगा लगभग 288/25, ठीक है ना, 288, 1 मिनट, क्योंकि ए स्क्वायर पूछा है, ओके ओके, हमसे तो एल ए स्क्वायर पूछा है ना, ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या है, ये हमारा ए आया है, जो भी आया है, ये ए आया है, बोलो सही है। और क्वेश्चन में हमारे को क्या बोला है, ध्यान से देखो, हमारे को वैल्यू किससे निकालनी है, 4a² की, 4a², तो a इक्वल टू दिस, तो l इक्वल टू आ गया, पहले 4a² निकालें, 4a² क्या होगा, 4 इंटू 7100/25 का स्क्वायर 625, तो ये कितना आया, ये आ रहा है 7100 इंटू 4, 28400 और इसको हमारे को किस में बैठाना है, और एल इक्वल टू क्या होगा, एल की वैल्यू 28400/625 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो डिवाइड बाय 625 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 45.44 आ रहा है, ये 45.44 है, तो यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा इसका, 45, देख लो एक बार ऑप्शन, 44 है, 45 नहीं है, 44, यहाँ पर कैलकुलेशन तो मिस्टेक कहीं नहीं दिखा, 1 मिनट, 84 का स्क्वायर बिल्कुल सही है, ये 84 तो यहाँ तक बिल्कुल सही है, तो 84 का स्क्वायर 7056 प्लस 171, 284/625, 284,000/625 यानी 45.44, 284 सही बता रहा है, इसका यार आंसर 45.44 ही आएगा, बिल्कुल सही है यहाँ तक, यहाँ पर बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है ना, वो देख लो, यहाँ पर भी सही है, 6×4 = 10, 88 का 84 का स्क्वायर 7056, बिल्कुल बराबर है यार, बिल्कुल बराबर है, 7056 जोड़ 144, ओहो 7056 प्लस 144 7200 होता है, ओहो यहाँ पे गलती है फिर, 7200 है ना, तो ये 7200 स्क्वायर किया तो 7200
इंटू 4, कितना हो गया 288, यहाँ पर 8 है, 400 नहीं है 8 है। अब कुछ चीजें चेंज हो जाएगी, चलो यहाँ से अब चेंज कर लेते हैं, अब बनेगा बराबर, अब आंसर आ जाएगा। देखो तो 28800 डिवाइड बाई 625, यानी ये आया 46.08। इसका आंसर आया ग्रेटेस्ट इंटीजर में 46.08, मतलब बाहर कितना आएगा 46 आएगा। बाहर कितना आएगा 46 आएगा, बोलो सही है ये, बाहर 46। अब देखो ऑप्शन में मैच हो रहा है कि नहीं आ रहा, तो बाहर में कितना आएगा 46, यस 46 ये वाला। अब सही है आंसर, यहां तक समझ आई है। अगला बताओ, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला देखिए ये वाला, ये पढ़ो सब लोग, ये क्या है। लेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द फॉर्म बाय स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डबल इंटरसेप्ट में, एक्स अपॉन सी वाई अपॉन सॉरी माइनस सी बाई बी इक्वल टू 1, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया। अब पूछा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाई, अब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ये होता है। अब ध्यान से देखो, बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस बी 40 इफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन, इसका डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा कुछ बनेगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन के ऊपर, तो x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की लाइन के ऊपर, तो ये तो 45 डिग्री है बेटा, है ना। और p का पता नहीं, p का पता नहीं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा इस फॉर्म में, क्या होगा इक्वेशन ऑफ लाइन, तो तुम बोलोगे सर x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा, है ना, प्लस का इक्वल टू p, है ना। तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो क्या बोलोगे तुम, x अपॉन पी बाई कॉस 45 यानी √2p, ध्यान से देखना, y बाई पी बाई यानी ये भी √2p, है ना, इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो माइनस सी इक्वल टू, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो माइनस सी इक्वल टू क्या है √2p, और माइनस सी बाई बी इक्वल टू क्या है, ये भी √2p है। यानी अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो सी और सी कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू साफ दिख रहा है कि 1 है, b की वैल्यू तो 1 आ गई, देखो ना, कंपेयर किया तो b की वैल्यू सीधा 1 आ गया, है कि नहीं। जैसे ही b की वैल्यू 1 आई, अब मेरा काम है c निकालना, और c की वैल्यू क्या होगी √2p माइनस साइन के साथ, है ना। अब हमारे को आगे क्या दे रखा है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस बोले तो इसका इंटरसेप्ट अगर निकालोगे तुम तो इसके हिसाब से तो ये वाला पॉइंट कितना है √2p, 0 है, और ये वाला पॉइंट कितना है 0, √2p है कि नहीं, इंटरसेप्ट। तो 1/2 बेस मतलब √2p इंटू हाइट बोले तो √2p इक्वल टू 48। एरिया अगर गिवन हो तो प्लस माइनस साइन ले सकते हो, लेकिन p चूंकि पॉजिटिव रखना है तो कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, है ना, क्योंकि p तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है यहाँ पे, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो p का स्क्वायर इक्वल टू 48 आया। p का स्क्वायर कितना आया 48, है ना, यहां तक समझ में आई है। p का स्क्वायर इक्वल टू 48 सही है, बराबर है, देख लो एक बार, p का स्क्वायर इक्वल टू 48 है बेटा, सही है क्या, p का स्क्वायर इक्वल टू 48। अब यहां पे आगे देखिए, माइनस सी बी, p का स्क्वायर इक्वल टू 48 है, तो मेरे से क्या पूछा है c के बारे में, तो c क्या था, माइनस सी इक्वल टू था √2p, तो c का स्क्वायर क्या होगा, तुम लोग सर √2 यानी p का स्क्वायर यानी 2p स्क्वायर, यानी c स्क्वायर इक्वल टू 40, p स्क्वायर 48 है ना, तो 2 इंटू 48 मतलब 96 सर, बोलो सही है। और हमसे पूछा है सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 96 प्लस 1 यानी 97। एक तरीका और है बी की वैल्यू निकालने के लिए, आंसर इसका 97 आ चुका है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। दूसरा तरीका देखो, अगर बी निकालना ही है तो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप निकालना है, तो ये स्लोप देखो माइनस का 35 सॉरी 135 है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो स्लोप से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे भी आसान है, समझ में आई है। तो ये भी क्वेश्चन देखो जेई का 2025 का ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ए स्ट्रेट लाइन कट ऑफ द इंटरसेप्ट ओ ए at A and OB at B on the positive direction of x-axis and y-axis respectively. If the perpendicular from the origin to the line makes angle at pi/6, इसको कैसे करोगे, एक बार ट्राई करो, डायग्राम बनाओ सब लोग जल्दी से, फटाफट 1 मिनट टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी से डायग्राम बनाइए।
ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन कट्स लाइन द इंटरसेप्ट ओ ए एंड ओ बी। देखो ये कट किया ए पे तो इसका इंटरसेप्ट ए है, और ये बी पे तो इसका इंटरसेप्ट बी है, तो ये हो गया 0,b। ठीक है सर। ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मेक्स एंगल π/6, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, ये परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, ये वाला एंगल π/6 है बेटा, तो ऑटोमेटिक ये वाला एंगल π/3 हो गया। समझ में आई है? वाई एक्सिस एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम वैसा ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल देन ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, देन ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ठीक है ना? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? तो देखो ये एंगल π/3 है, अगर ये एंगल π/3 है तो मैं ए को क्या बोलूंगा? अभी डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में इसका हो गया x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। और अगर मैं परपेंडिकुलर फॉर्म में इसी लाइन को लिखें, परपेंडिकुलर फॉर्म में, तो क्या होता है? x cos अल्फा यानी cos π/3x प्लस y sin अल्फा यानी sin π/3x, सॉरी y इक्वल टू p। तो अगर इसमें लिखें तो कैसे लिखोगे? x अपॉन p cos π/3 बोले तो 1/2 यानी 2p प्लस y/p और cos sin π/3 बोले तो √3/2 यानी 2p/√3 इक्वल टू 1। यहां तक समझ में आ रहा है? यानी a की वैल्यू कितनी है? 2p,0 है, ये पॉइंट 2p,0 है, और ये पॉइंट कितना है? 0,2p/√3 है। अब मैं कहीं से ना p की वैल्यू निकाल के इसको दे दूं ताकि a और b में हम पहुंच जाएं। देख रहे हो ये? तो एरिया, एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस, बेस बोले तो 2p इंटू हाइट, हाइट बोले तो 2p/√3 इक्वल टू कितना है बेटा? इक्वल टू एरिया 98/3√3। तो 2 से 2 गया है ना, और यहां पर p स्क्वायर इक्वल टू 98√3 इंटू 3/3, और ये 2 और आ गया तो ये गया, और ये 49, यानी p की वैल्यू कितनी है? p की वैल्यू तो बेटा 7 आ गई। बोलो सही है क्या? अब p की वैल्यू 7 जैसे ही आ गई तो मेरे को a किसके बराबर है? 2p के बराबर है। a है 2p के बराबर है ना, देखो कंपेयर कर रहे हैं, a 2p के बराबर, तो ये हो गया 14। और b किसके बराबर है? b बोलोगे सर b है 2p/√3 के बराबर, तो 2p यानी 14/√3 के बराबर, 2p यानी 2 इंटू 7 14/√3। तो हमसे पूछा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले तो 14 का स्क्वायर मतलब 196, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यानी ए कितना है? ए देखो 14 यानी 196, 14 का स्क्वायर माइनस 196/3, तो ये हो गया 196, कॉमन ले लो 3 - 1 यानी 2/3। आंसर कितना आ रहा है? 2/3 यानी 6 दूना 12, 392/3 ये आंसर है। देखो ये क्वेश्चन कब का है? 2023 का है। यहां तक सही है क्या? यहां तक सही है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला देखिए, ये वाला भी क्वेश्चन जेई का है बेटा, ये क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। ये क्वेश्चन क्या है? ए स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप ग्रेटर देन, एक स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप ग्रेटर देन, a straight line with slope greater than 1 passes through the point a 4,3 and intersect the line x minus y equal to 2। a straight line with slope, पहले इसका डायग्राम बनाओ एक बार। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद कल वाली क्लास में लेंगे। बहुत मैसेज आ रहा है बच्चों का कि सर मेरा क्लास है आगे, यार कोई बात नहीं। a straight line with slope ग्रेटर देन 1, अच्छा चलो ये क्वेश्चन नहीं तो कल करवाता हूँ, कल वाली क्लास में यहाँ से, है ना? तो इसको ध्यान रखना, अगर लिखना चाहो तो होमवर्क के लिए ले लो आज, बाकी कल ऐसे इसको यहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना? कल से यहीं से लेक्चर अपन शुरू कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? तो इस क्वेश्चन को आप कर लेना एक बार होमवर्क में, ठीक है? बाकी ऐसे और भी टारगेट था, लेकिन लेक्चर है चूंकि आपका तो लेट होना ही है फिर, है ना? तो अपन बाकी कल करते हैं, कोई बात नहीं। तो आज बस लेक्चर को क्लोज करते हैं, आज बस इतना ही, ठीक है? जिस बच्चे ने अभी तक हमारा यूट्यूब के ऊपर एपेक्स में जेई ऐप, सॉरी एपेक्स मैथ जेई वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जाके कर लो, ताकि आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता रहे, ठीक है ना? और बाकी अगर आपको इस आज वाले लेक्चर में कहीं भी कोई डाउट आ रहा हो
तो बेटा एक बार मैसेज कर देना, हम 1-to-1 डाउट लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप अपना डीपीपी जरूर कर लेना जो आपको अभी मिलने वाला है लेक्चर के बाद। और इसमें ऐप के ऊपर जो इसका मटेरियल है, मॉड्यूल है जो आपके पास, सीट जो है, उसे क्वेश्चन करना है। कल वाली क्लास में हम कुछ डाउट भी ले लेंगे आपका, है ना, अलग से सेपरेट क्लास लगा के डाउट क्लास के नाम से, वो हम एक अलग से डाउट ले लेंगे आपका, ठीक है ना। तो सीट करना और डीपीपी जरूर करके आना है। डीपीपी जो जा रही है वो आपने करना ही करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो बस आज इतना ही, आज लेक्चर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास जाओ, अपना लगाओ जो भी है आपका, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।